नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस आरटीआई की रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींव हिला दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के चुनावों में जो भयंकर धांधली हुई है, आखिर के कुछ घंटों में जो 76 लाख वोट बढ़ गए हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि हमें पता ही नहीं है कि ये वोटर्स आखिर कहां से आ गए हैं। आरटीआई लगाई गई है, जवाब दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि जो डेटा मांगा जा रहा है वो डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब ऐसे हालातों में बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें, रिपोर्ट तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि इस बवाल से बचाने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक्सटेंशन मिलने वाला है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। तो कैसे एक आरटीआई के खुलासे ने पूरी के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है, आपको बताएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का चेहरा बने और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्ट सर सवाल पर आती हूँ। जाते जाते मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मोदी सरकार को फंसा दिया है। अब चुनाव आयोग ने खुद कह दिया है कि उसे नहीं पता कि आखिर कैसे महाराष्ट्र के चुनावों में आखिर के कुछ घंटों में 76 लाख वोट्स बढ़ गए हैं। जब इंडिया गठबंधन ने यही शिकायत चुनाव आयोग से की थी और जवाब तलब किया था कि आप हमें बताइए कि आखिर कैसे आखिर के एक घंटे में 76 लाख वोट बढ़ सकते हैं, तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि सब कुछ नियमानुसार हुआ है, हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जब इसी को लेकर ह्यूमन राइट्स के अधिकारी ने आरटीआई लगाई है तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि आखिर के कुछ वोटर्स कौन हैं और ये वोटिंग कहां से हुई है। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? आरटीआई को लेकर जो महाराष्ट्र में बड़ा खुलासा हुआ है, एक तरफ तो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में महज 5 महीनों में 1 करोड़ वोटर्स बढ़ गए हैं। अब इस पर क्या कहेंगे सर? आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है और ये जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, क्या रिटायरमेंट के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार फंस गए हैं सर? जो वेंकटेश प्रसाद साहब ने जो आरटीआई लगाई है, जिसका जवाब देने से मना कर दिया, ये संपूर्ण रूप से आरटीआई एक्ट के तहत भी अपराध है और चुनाव आयोग को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। ये कानूनी प्रावधान है आरटीआई एक्ट का। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है, जो ये आरटीआई में जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जब चुनाव का खत्म होने का अंतिम समय आ जाता है, करीब 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, जो भी अहाता होता है ना उसका, पोलिंग बूथ वाले, पोलिंग बूथ जहां के अंदर बना होता है जिस बिल्डिंग में, उसकी एक बाउंड्री होती है। उस बाउंड्री के अंदर जितने भी वोटर वोट देने के लिए लाइन में खड़े होते हैं या इच्छुक होते हैं, उनको अंदर ले लिया जाता है और उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। लाइन में खड़े करके, क्योंकि मतलब क्या है, चुनाव आयोग की धीमी वोटिंग करने की वजह से, और ये धीमी वोटिंग क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग हो रही है, इसलिए धीमे होती है जी। ठीक, और ज्यादा धीमे होती है। पेपर बैलेट से कम होती थी पहले, लेकिन अब धीमे होती है तो सारे लोग वोट डाल नहीं पाते, तो वो लाइनें लंबी लंबी लग जाती। तो उनको एक अहाते में बंद कर दिया जाता है, गेट लॉक हो जाता है और उनको सबको पर्चियां बांटी जाती है एक लाइन लगा के। और इसमें एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला गया है कि आखिरी बंदा जो खड़ा होता है ना, वहां से पर्ची बटनी होती है, उसको पहले नंबर की पर्ची, पहला नंबर की पर्ची देते हैं, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट होता है उसे दूसरे नंबर की। और अगर 500 लोग खड़े हैं तो जो सबसे आगे खड़ा होगा उसको 500 नंबर की पर्ची मिलेगी, जो चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो बांटते हैं। ठीक, अब जब तक पहले नंबर की पर्ची का वोट नहीं डल जाएगा तब तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहती है, चाहे 10,000 लोग ही, या 10,000 तो नहीं, अगर चाहे 1,000 लोग भी अंदर आ जाएं तो उसको रात को देर तक वोटिंग करानी पड़ती है, एक एक वोट को। आखिरी पर्ची से इसलिए शुरू नहीं किया जाता क्योंकि उसमें धांधली होने के चांस है। अगर पहला व्यक्ति जो वोट सबसे आगे खड़ा है लाइन में, उसको 1 नंबर दी जाएगी तो आखिरी नंबर कितना है वो पता नहीं लगेगा, पता नहीं, बिल्कुल प्रावधान है। आप इसके आगे चलते हैं।
अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो चुनाव आयोग का अधिकारी है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? और ये याद रखिए कि सभी में क्या लगा हुआ है? कैमरा। ये जी। सब रिकॉर्ड हो रही है, जी मतलब जी। चोरी पकड़े जाने का इंतजाम हम करवा चुके हैं। तो अब चुनाव जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, उसे ये सारे कागजात, और अगर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी भी होंगी, हमने भी दिखाई हैं, जो और अलग अलग जगह पे आती है कि हर एक पोलिंग बूथ में इतना बड़ा एक डिब्बा होता है प्लास्टिक का, जिसमें पोलिंग का सारा सामान पैक करना होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और उसे सील करके जहां ईवीएम की मशीनें डिपॉजिट करानी होती है, वहीं जाके रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करानी होती है। ऐसा तो नहीं है ना चुनाव का जो मटेरियल है, ये तो चुनाव का मटेरियल है ना, पर्चियां। ऐसा तो नहीं होता ना कि चुनाव की जो मटेरियल है उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि जो पोलिंग बूथ के अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के, उसको आग लगा दें या डस्टबिन में फेंक दें। ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है ना, सबको सुरक्षित रखना होता है। तो चुनाव आयोग का ये कहना कि हमारे पास नहीं है, सरासर झूठ है। ये होता क्यों है? क्योंकि ये जब जो ये वेंकटेश नायक जी ने भी पकड़ी है चोरी, ये जो लोग अंदर आ जाएंगे, तो अगर 10 लोग अंदर आए हैं तो उसके 200 लोग भी दिखाए जा सकते हैं। ये जो धांधली हुई है ये उसकी तरफ इशारा करती है, 200 लोग दिखाए, और जब सब लोग वोट डाल के चले गए, अब पोलिंग स्टेशन खाली हो गया, वहां पे कौन बचा? अधिकारी। तो उस समय क्योंकि जो विपक्ष की पार्टीज के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको तो साइन करने का मौका ही नहीं मिला। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, साइन करते हुए दिखाएं आप वीडियोग्राफी में, जिसको चुनाव आयोग कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि हम पोलिंग बूथ के अंदर की सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, वो इस वजह से मना करते हैं कि उस समय जो घपलेबाजी करते हैं, जो बूथ कैप्चरिंग होती है ना उस समय, जैसे पे तो बताते हैं ना ठप्पे लगते थे बहुत पहले, इसमें कंट्रोल यूनिट पे बटन दबा के, बैलेट यूनिट पे जाके बटन दबाया जाता है, कंट्रोल यूनिट से वोट रिलीज करके बैलेट यूनिट से वोट डाला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, बिना वोटरों के। वो धांधली सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ जाएगी, और उसी धांधली की तरफ ये वेंकटेश नायक जी की जो आरटीआई है वो एक्सपोज करती है कि इसलिए वो स्लिप्स है ही नहीं। और फॉर्म ए जिसपे के नाम लिखे होते हैं, जिसको ना देने की वजह से चुनाव आयोग ने हरियाणा के मेरी जजमेंट के बाद कानून चेंज किया है, वो ये वाली है। और चुनाव आयोग कह रहे थे ना हम सब वीडियो दे देंगे, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर की वीडियो नहीं देंगे, क्योंकि ये घपला धांधली उस सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ नजर आ जाएगी। इसीलिए कानून तक बदल दिया, लेकिन ये वीडियोग्राफी नहीं देंगे। अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम एकदम साफ साफ हो गया है, ये बात लोगों को समझनी चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने समझाया कि किस तरीके से जब वोटिंग की प्रक्रिया धीमी होती है और चुनाव में वोटिंग का समय खत्म हो जाता है, तो जितने भी लोग लाइन में लगे होते हैं उनको सबको अंदर ले लिया जाता है, पर्चियां बांटी जाती हैं, पर्ची आखिरी बंदे से शुरू की जाती है बांटना और पहले तक पहुंचती है, और ये जो पर्चियां होती हैं इसका रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है। अब इसी को आरटीआई के जरिए मांगा गया तो देने के लिए मना कर दिया है, कहा है कि हमारे पास पर्चियां ही नहीं उपलब्ध है। अब यहीं पर आपका कहना है कि ये जो पर्चियां उपलब्ध नहीं है, इसी में धांधली हुई है, इसी में फर्जी वोटिंग हुई है, और इसी वोटिंग को लेकर सर आरोप भी लगाए गए, सवाल भी खड़े किए गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर के 1 घंटे में 76 लाख वोटर्स बढ़ गए। क्या कहेंगे सर? क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावों की अगर बात की जाए तो सबसे अहम नियम में भी चुनाव आयोग ने बदलाव किया। हर एक पोलिंग बूथ पर 1200 की जगह 1500 वोटर्स को रजिस्टर किया गया, 1500 वोटर्स वोटिंग करेंगे, इस तरह का नियम निकाला गया। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में भी 2 दिसंबर को सुनवाई हुई। जब सुनवाई हुई तो सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से खुद चुनाव आयोग को नोटिस थमाया गया, 3 हफ्ते में जवाब तलब किया गया, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर भी किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर क्यों 1200 की जगह संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी गई। क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग कहीं जवाब नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे रहा, विपक्ष को जवाब नहीं दे रहा, और आरटीआई में भी कह रहा है जो डेटा मांग रहे वो उपलब्ध नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, हर कायदा कानून बदलेंगे और ये कहेंगे हम पे विश्वास करो, हम ईमानदार हैं इसलिए विश्वास करो। भाई सडनली क्या जरूरत पड़ गई 1200 से 1500 करने की? उसकी वजह यही है
वही तो कह रही हूँ सर मैं, जब सीसीटीवी फुटेज ये लोग दे नहीं रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष को भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में क्या होगा सर? अब तो राजीव कुमार भी 18 फरवरी को रिटायर होने वाले और कहना है कि रिटायरमेंट के बाद 3-4 महीने के लिए हिमालय पर चला जाऊंगा। देखिए अभी तो ये आप वही प्रिडिक्शन कर रही हैं, रिटायर होने वाले हैं, लेकिन मैंने कितने अधिकारियों को देखा है, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इन सबको तो बार बार एक्सटेंशन मिली होती देखी है हम ही ने और आपने अपनी आंखों से। तो इस बात की अभी कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजीव कुमार जी रिटायर ही हो जाएंगे। कोई ऑर्डर लाके मोदी जी ने एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा तो काम कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जिताया, हमारा तो यही इल्जाम है ना, हरियाणा का चुनाव जिताया, महाराष्ट्र का चुनाव जिताया, झारखंड के चुनाव में इतनी सारी सीटें लाके दी जितनी आनी नहीं थी, जम्मू कश्मीर के चुनाव में इतनी सारी सीटें लाके दी, उपचुनाव में यूपी के इतनी सारी सीटें लाके दी। तो ये सब राजीव कुमार जी का ही तो चमत्कार है। पब्लिक तो वोट दे नहीं रही इन्हें, तो हो सकता है इन्हें एक्सटेंशन भी मिल जाए। दूसरी जो मेरी खबर है वो ये है कि अभी ये जो एक चेंज जो किया है ना अभी मेरी हरियाणा की जजमेंट के बाद, उसके अलावा पूरी बहुत सारे वकील और बहुत सारे जो पुराने चुनाव आयुक्त रहे हैं और बहुत सारे लोगों की, एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनी हुई है कि अभी महमूद प्राचा को रोकने के लिए और हम लोगों जो सिविल सोसाइटी है उसको रोकने के लिए कानून में सिर्फ एक चेंज काफी नहीं है, पूरा कानून बदलने की तैयारी चल रही है। ये मैं आपके चैनल से ऐलान कर रहा हूं आज यहाँ, मेरी बात याद रखिएगा। पूरी इस पे एक वॉर रूम बना हुआ है और उस वॉर रूम में ये पूरा का पूरा चुनाव का कानून बदलने की कोशिश हो रही है और वो जल्दी ही अनाउंसमेंट भी होगी, ऐसी मेरी खबर है। क्योंकि इन्हीं के लोग अंदर से मुझे खबरें भी देते हैं ना, तो मेरी जो खबर है वो ये कितनी सच्ची है और झूठी है कुछ ही दिनों में जनता को पता लग जाएगी, देश को पता लग जाएगी कि पूरा एक चेंज से इनका भला नहीं हो रहा है, एक चेंज से ही हमें नहीं रोक पाएंगे, ये पूरे कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे संविधान बदलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इनकी टीम बैठी है ना मनुस्मृति बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वैसे चुनाव का कानून बदलने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी एक कमेटी बना रखी है जो दिन रात इस पे काम कर रही है। ये दो खबरें मेरी हैं जो मैं आपके माध्यम से आज अनाउंस कर रहा हूँ देश के सामने। की बात है सर, जो आपने कहा है वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आपने पहले ही कहा था कि ये लोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, नहीं दिया, आपने कोर्ट से आदेश लिया, फिर भी उसके बावजूद भी नहीं दिया, नियम को बदल दिया। अब नियम बदला गया है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा खेल एक्सपोज हो सकता था। अब इस खेल को एक्सपोज होने से बचाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। और जैसा कि आपका कहना है कि राजीव कुमार को अगर एक्सटेंशन भी मिल जाए तो भी कोई छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर राजीव कुमार गए तो मोदी सरकार की कुर्सी भी हिल सकती है। तो फिलहाल जो भी सर आपने जानकारी दी है, हमें अपना समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें बताने के लिए और एक एक सवाल का सटीक जवाब देने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक एक सवाल का सटीक जवाब दिया है और हमारे चैनल से बातचीत के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। टीम बिठाई गई है, सिर्फ एक नियम बदलकर काम नहीं चलेगा, अब कई नियम बदलने वाले हैं। चुनाव के नियमों में भयंकर बदलाव होने वाला है। और तो और महमूद प्राचा का यहां तक कहना है, उन्होंने दावा यहां तक कर दिया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, उनका रिटायरमेंट फरवरी में नहीं होगा, उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो फिलहाल जैसे आरटीआई के खुलासे ने पेच फंसा दिया है, मोदी सरकार की नींव हिल गई है। इस खुलासे पर, इस पूरी चर्चा पर आपको क्या लगता है? क्या मोदी सरकार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है? ऐसे हालातों में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा के चुनावों में पूरा का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर, आरटीआई के खुलासे पर, सीजीआई संजीव खन्ना के एक्शन पर और राजीव कुमार के जवाब ना देने पर आपको क्या लगता है कि आखिर कब तक जवाब नहीं देंगे? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है वो हमें जरूर बताएं। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।